बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 24 से 27 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। इस श्रृंखला में बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है जो कि संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपको यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को अगर आप फॉलो करेंगे तो निसंदेह आपके एग्जाम में आपकी हेल्प होगी। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पर। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही के टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा। इसकी घोषणा अभी हाल ही में भी है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका जो निर्माण होना है ये पूसा समस्तीपुर में होगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी वहां पर विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं आप सभी को बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप का लिंक यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो प्ले स्टोर पर भी इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यह प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कुल मिला के 224.19 करोड़ की ये 24 योजनाओं का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो ये बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे दूं। इसके तहत हमने पहला पॉइंट लिखा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 224.19 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया है। कई जगहों पर आपको ये 224 भी दिखेगा। एग्जैक्ट डेटा की हम बात करें तो 224.19 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इसके संबंधित आपको ध्यान रखा 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अतिरिक्त बेगूसराय और बक्सर में 515 करोड़ की लागत से बनने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भी शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और भी फैक्ट है जो इन्हीं से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का भी शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। यहाँ पे देखिए बात आई थी बक्सर की। बक्सर में एक स्थान है चौसा, बिहार में जिला है बक्सर और बक्सर जिला के अंतर्गत एक स्थान है चौसा। चौसा में ही कह सकते हैं बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है, यानी कि बिहार के क्षेत्र में जो गंगा नदी का प्रवेश द्वार कहलाता है वो चौसा कहलाता है जो कि बक्सर जिला में है। जबकि हम बात करें गंगा नदी बिहार में किस जिले से बिहार की सीमा को छोड़ती है तो ऐसे में ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, कटिहार जिला। हम बात करेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट में हमने लिखा कि साथ ही 20 लाख नौकरी व रोजगार के वायदे के तहत 9,476 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। अभी हाल ही का यह सारा करंट अफेयर्स का प्रश्न बना है जो सारी जानकारी यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। और यहाँ पे हम बात करें तो उनकी जो बहाली हुई है 9,476 स्वास्थ्य कर्मियों की तो संविदा के आधार पर की गई है। अब यहाँ पे देखिए बात है संविदा की। तो संविदा से संबंधित हाल ही में एक प्रश्न मैंने आपको बताया था उड़ीसा से संबंधित। ये जानकारी आप यहाँ पर अगले पॉइंट में देख रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पर यह कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य की नौकरियों के लिए संविदा भर्ती को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी विस्तार पूर्वक डेली करंट अफेयर्स वाले इसी सीरीज के अंतर्गत प्रदान किया गया था। तो सारी जानकारी अपनी नई वाली कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। जो एग्जाम आपका जनवरी 2023 में आयोजित होने वाला 68वीं बीपीएससी, वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि हमारे ही मटेरियल से लगभग सारे प्रश्न 100% आपको प्रश्न वहां पर देखने को मिलता है एग्जाम में। अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम आयोजित हुए बिहार में सारे एग्जाम में 100% हमारे प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स के। इसलिए आप लोग यहाँ से नोट जरूर कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये सारे वीडियो लेक्चर फ्री है और फ्री का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। नोट तैयार कीजिए। अगर आप नोट नहीं तैयार कर सकते तो एप्लीकेशन पर यह तमाम पीडीएफ फाइल उपलब्ध है। आप बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से तमाम चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज के हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही के घोषणा के अनुसार चेनारी में एथनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बताएं कि चेनारी किस जिले का एक स्थान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो चेनारी जो स्थान है ये बिहार के रोहतास जिले में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
चेनारी एक प्रमुख स्थान है रोहतास में और यहाँ पर एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब इस प्रश्न से संबंधित जो भी जुड़े हुए फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि हाल ही में हुई 42वीं निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 411.41 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि इनमें चेनारी रोहतास में एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जानी है और इस एथेनॉल प्लांट में 372 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है जो कि इसी से संबंधित है। आपको ध्यान रखना इसका जो निर्माण होगा ये चेनारी रोहतास में किया जाएगा। हम बात करें इस रोहतास जिले के एथेनॉल प्लांट की जो स्थापित होने वाला है इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता होगी 300 KLPD यानी कि 300 किलो लीटर पर डे इसकी क्षमता होने वाली है। अब बात करें एथेनॉल के दृष्टिकोण से बिहार की, तो ऐसे में कई सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट पूर्णिया जिले में बना है जो कि भारत का पहला एथेनॉल प्लांट है, ये यहाँ से ध्यान रखें, जिसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। बात करें एथेनॉल नीति की, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। एथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य अपना बिहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, नोट कर लीजिएगा सारे फैक्ट को। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार से जुड़े हुए कुछ बेसिक से फैक्ट है और हमने देखा कि बहुत सारे लोग ये छोटे छोटे फैक्ट में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ से एक बार पुनः आप सभी रिवाइज कर लीजिए। ये भारत वाले मैप पर ये बिहार की स्थिति है। बिहार की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बस आप लोग बोधि वृक्ष मत बोलिएगा या फिर दो स्वास्तिक मत बोलिएगा। एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का और राजकीय चिन्ह है। बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं, राजधानी है पटना। पटना नगर को बसाने का जो श्रेय जाता है ये उदयन को जाता है, लेकिन हम बात करें पटना में गंगा नदी के किनारे सैनिक छावनी का निर्माण किसने किया था, तो अजात शत्रु के द्वारा पटना में गंगा नदी के किनारे सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए। ये सारी तमाम जानकारी आपको दिया गया है। हम बात करें यहाँ पर राज्यपाल की, तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कि राज्य के 22वें मुख्यमंत्री हैं। हम बात करें राज्य के पक्षी की, तो गौरैया है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। राज्य के पशु है बैल और राजकीय वृक्ष की बात करें तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल गेंदा है यानी कि मैरीगोल्ड। फूल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना। बिहार का राजकीय फूल गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड है, ये 100% सही है, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगला पॉइंट होगा जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं पे हम बात करें क्षेत्रफल की, तो वर्तमान बिहार के क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। हम बात करें अगले पॉइंट की, लेकिन उससे पहले एक जानकारी यहाँ पर ये भी ले लीजिए कि बिहार के क्षेत्रफल की बात करें, जिस समय झारखंड बंटवारा हुआ था बिहार से, यानी कि झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो झारखंड का जो गठन हुआ था संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था। बिहार के क्षेत्र में जो भूमि रही थी, ऐसे में आपको ध्यान रखना 54% भूभाग जो रहा था बिहार के क्षेत्र में रहा था। और झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये थे बाबूलाल मरांडी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट होगा राजभाषा। बिहार का जो प्रथम राजभाषा ये है हिंदी और द्वितीय राजभाषा ये उर्दू है। हम बात करें बिहार की लंबाई की, तो 345 किलोमीटर इसके क्षेत्रफल की लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 483 किलोमीटर। वहीं पे कुछ और भी फैक्ट की बात करें तो बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें निर्धारित है, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें निर्धारित है। बात करें यहाँ पर हमें लोक नृत्य की, तो जाट, जाटिन, कजारी, पानवरिया, विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। तो इतनी सारे महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस प्रश्न को आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में भी रखना है। अब ये प्रश्न है कि इंडिया चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने भारत की कितनी सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट यानी कि ये सूची अभी हाल ही में जारी की गई है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रश्न बना है कि इसमें कितनी फिल्में शामिल हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये 10 बेहतरीन फिल्में इसमें भारत की शामिल है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी दे दूं कि इंडिया चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने हाल ही में भारत की 10 सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट अर्थात सूची जारी की है। अब इन 10 फिल्मों में जो पहले स्थान पर है ये पाथेर पंचाली है, जो कि बांग्ला भाषा के अंतर्गत बनी एक फिल्म है।
यहाँ पर हम बात करें लाइफ टाइम की, यानी कि अब तक जितनी फिल्म बनी है वो सभी को सम्मिलित करके यह सूची जारी किया गया है। जबकि यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो पाथेर पंचाली जो कि बंगाली भाषा की एक फिल्म है, इसमें से पहले स्थान पर रखा गया है। जबकि दूसरे स्थान पर भी बंगाली भाषा की टीम है मेघे ढाका तारा, ये इसका नाम है। और वहीं पे हम बात करें तीसरे और चौथे स्थान की, तो भुवन सोम जो कि हिंदी भाषा की फिल्म थी और ये तीसरे स्थान पर है। एली पथायम जो कि मलयालम भाषा की फिल्म, ये चौथे स्थान पर। घटा श्रद्धा कन्नड़ भाषा की फिल्म 5वें स्थान पर। गर्म हवा जो कि हिंदी फिल्म है, ये 6ठे स्थान पर। बंगाली भाषा की चारुलता 7वें स्थान पर। हिंदी भाषा की अंकुर मूवी ये 8वें स्थान पर। 9वें स्थान की बात करें तो प्यासा जो कि हिंदी भाषा की एक फिल्म थी, और 10वें स्थान पर शोले जो कि हिंदी भाषा की फिल्म है, 10वें स्थान पर। ये सभी जो आप यहाँ पर 10 फिल्मों की सूची देख रहे हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बहुत चर्चित फिल्में हैं और हो सकता है ये जो सूची जारी की गई तो यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न बने। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि शोले जो हिंदी मूवी है, ये जो कह सकते हैं इंडिया चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा जो सूची जारी की गई थी, ये शोले फिल्म को कौन सा स्थान मिला था। तो इस तरह से भी रैंकिंग यहाँ से आपको ध्यान रखना, शोले 10वें स्थान पर था, पहले स्थान पर पाथेर पंचाली। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को रिलेट करके याद रखना है। करंट अफेयर्स जो श्रृंखला होती है, करंट अफेयर्स का जो सीरीज होता है या फिर करंट अफेयर्स का जो प्रश्न होता है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। चीजों को अगर बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चीजों को अगर छोड़ के आप पढ़ेंगे तो ये आपको उस तरह फील नहीं देगा, उस तरह आपको याद नहीं रहेगा जिस तरह एग्जाम में आपको जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो विस्तृत तौर पर होते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर तो निसंदेह आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो जितने भी छात्र हमसे पहली बार जुड़े हैं, प्रीवियस सारे वीडियो को देख लीजिए। कम से कम 68वीं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो जनवरी 2022 से स्टार्ट कीजिए। सारे वीडियो को देखिए, पीडीएफ पढ़िए, निसंदेह ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है, सभी प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे। तो करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी अगर करना चाहते हैं तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। क्योंकि बीपीएससी में 150 प्रश्नों में 40 प्रश्न जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं। एक बहुत बड़ा पोर्शन को ये कवर करता है, तो ये आपको अधिक समय इस पर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी का एक प्रकार से निर्धारण भी हो जाएगा। 40 प्रश्न अगर आप इधर सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा, 40 में से 40, और दूसरी तरफ यानी कि दूसरे सेक्शन की ओर जो अदर सब्जेक्ट्स होंगे वहां से 10-10 भी सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है कि निश्चित तौर पर आपको प्रारंभिक परीक्षा एकदम से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के अगले 5वें प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में टाइगर ट्रम्प किन 2 देशों के बीच आयोजित, यहाँ पे देखिए एक शब्द छूट गया है, आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, किन 2 देशों के बीच आयोजित 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है। ये किन 2 देशों के बीच आयोजित होने वाली टाइगर ट्रम्प ये 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी दे दूं। ऐसे में हमारा पहला पॉइंट होगा कि भारत और अमेरिका की सेनाओं द्वारा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प किया गया, फिर आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा, टाइगर ट्रम्प संबंधित है भारत और अमेरिका से। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जितने आयोजित होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण है वो सूची हमने यहाँ पर जारी की है। ये पहला नंबर पे हमने लिखा है वज्र प्रहार, जो कि थल सेना द्वारा ये आयोजित किया जाता है। वहीं पे बात करें युद्ध अभ्यास, जो कि थल सेना द्वारा ये भी आयोजित होता है। वहीं पे बात करें कॉफ इंडिया, जो कि वायु सेना द्वारा संचालित होता है। रेड फ्लैग की बात करें तो अमेरिका का बहुपक्षीय वायु अभ्यास है जिसमें भारत भी शामिल होता है। मलाबार अभ्यास की बात करें तो भारत, अमेरिका और जापान के बीच ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, जो कि ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे के स्लाइड में द्विपक्षीय अभ्यास की वो कंप्लीट सूची है जो भारत तथा अन्य देशों के बीच आयोजित होती है, जो प्रमुख तौर पर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की यहाँ से प्रबल संभावना बनती है। ये सारे को आप यहाँ से याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो सूची आप देख रहे हैं ये सच में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम इसे स्किप कर रहे हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, जो लोग घर बैठे 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से इसे प्री स्पेशल जो बैच है, जो कोर्स लॉन्च हुआ है, नोट्स बेस्ड है प्री स्पेशल कोर्स, ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जहां पर आपको ये सारे सब्जेक्ट से नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। जिस प्रकार से हमने करेंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन और आंसर के रूप में एकदम से विस्तृत तौर पर संपूर्ण व्याख्या के साथ, उस प्रकार से यहाँ पर आपको इस कोर्स में प्री स्पेशल नोट्स मिलने वाला है।
और इसकी खासियत यहाँ पर यह है कि इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, जिसमें आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा बीपीएससी एग्जाम के लिए, और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट होंगे जहां से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन हो जाएगा। और साथ ही साथ इस कोर्स में आपका ये करंट अफेयर्स का श्रृंखला का भी नोट्स पीडीएफ होगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। वो सारा चीज यहाँ पर आपको इस कोर्स के तहत मिलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स निसंदेह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। हजारों लोग इसे ज्वाइन कर चुका है, तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ईमेल पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा। चलते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसके द्वारा धन वर्षा योजना शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC। अब यहाँ पर इसमें हमने पहले पॉइंट में लिखा है कि जीवन बीमा निगम अर्थात LIC ने हाल ही में एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जिसे कि LIC धन वर्षा योजना नाम दिया गया है। अब इसके तहत ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलने वाली, हालांकि इसकी यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर LIC के बारे में। तो LIC की बात करें तो LIC अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, पूर्ण रूप से ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में इसकी स्थापना की, तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पर हम बात करें जीवन बीमा के बारे में। जीवन बीमा की शुरुआत कैसे हुई और ये भारत में कैसे आया। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको ध्यान रखना इस पॉइंट को कि जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप के साथ 1818 में इंग्लैंड से भारत आई है। ये पॉइंट को यहाँ से नोट कीजिएगा। और इसी के तहत हमने अगले पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कलकत्ता में यूरोपियंस के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पर हम बात करें LIC की, जो 1 सितंबर 1956 को स्थापित हुई थी। तो इससे पहले बहुत सारे बीमा कंपनियां चल रही थी, जीवन बीमा कंपनियां, सभी को सम्मिलित करते हुए LIC की स्थापना की गई थी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलेंगे हम यहाँ पर अगले 7वें प्रश्न पे। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी। इसे भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखना है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यहाँ से बहुत सारे लोग आई थिंक कंफ्यूज कर जाएंगे, बहुत सारे लोग मार देंगे 1945 को। एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1948। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूं। आपको ध्यान रखना है कि 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। हम बात करें इस दिन की, तो यह दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है, लेकिन ये मनाने की जो शुरुआत हुई थी ये 1948 से हुई है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा 3 वर्ष पश्चात। हम बात करें यहाँ पर इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु मनाया जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। बहुत बार मैंने जानकारी दिया है, आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। हम बढ़ेंगे अगले एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर। तो इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हम बात करें अगले पॉइंट में, तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं, हालांकि इसकी जानकारी 2 से 3 बार हमने पहले भी आपको दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो वर्तमान में 6 अंग है, तो इसके तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और बात करें वहीं पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, अगला होगा संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये सभी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात करें तो ये हेग में है, जो कि नीदरलैंड में आता है। ये सारी जानकारी यहाँ से जाने के, यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न कई बार बने हैं। तो ये 6 प्रमुख अंगों का नाम जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को हर दिन हर घर आयुर्वेद थीम के साथ 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 अक्टूबर 2022 को, 24 अक्टूबर नहीं बल्कि 23 अक्टूबर 2022 को ये 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23 अक्टूबर 2022 को 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। बात करें यहाँ पर वर्ष 2022 में इसकी थीम की,
तो हर दिन हर घर आयुर्वेद ये 2022 में ये आयुर्वेद दिवस की यानी कि 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम थी। और यहाँ पर हम बात करें इस अवसर पर, ये जो दिवस मनाया गया तो इस अवसर पर द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया और साथ ही साथ द आयुर्वेदिक फार्मूलारी ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इन दोनों पुस्तकों का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है, यानी कि 7वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो इसके अतिरिक्त पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस, ये दोनों सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि हम बात करें आयुर्वेद दिवस की तो ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम बात करें यहाँ पर विश्व पोलियो दिवस की थीम की, इस वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी, तो आपको नोट करना है कि विश्व पोलियो दिवस 2022 और उसके बाद माता और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, ये 2022 में इसकी निर्धारित थीम है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में 24 अक्टूबर 2022 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा 61वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। ऐसे में यहाँ से नोट करेंगे कि हाल ही में 24 अक्टूबर 2022 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जिसका अभी हाल ही में 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। ये यहाँ से नोट रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वर्तमान समय में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की जचेप ला तक 3488 किलोमीटर तक की भारत चीन सीमा की सुरक्षा है तो उत्तरदायी है। ये यहाँ पर तैनात है 3488 किलोमीटर तक, ये सारे संबंधित है ITBP से। नेक्स्ट होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है। तो अभी जो हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है ये मंगल प्रभात लोढ़ा के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, हाल ही में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में किया है। ये यहाँ से आप नोट करेंगे। हम बात करें यहाँ पर इसके उद्देश्य की, तो यह प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्देश्य प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के बारे में जानकारी प्रदान करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अगले पॉइंट की बात करें तो साथ ही इससे लाभार्थियों को सरकारी योजना का भी लाभ मिलना आसान हो जाएगा, जिस वजह से भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये आपको याद रखना है कि ये भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जो भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के द्वारा। हम बात करें यहाँ पर इसके वेबसाइट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। चलिए अगले चलते हैं 11वें प्रश्न पे। 11 प्रश्न की हाल ही में यानी कि निम्नलिखित में से किन्हें यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से पुरस्कार दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी कि निरंजन ओवल। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो विकासशील देशों में गुणवत्तापूर्ण रेसिंग व कंप्यूटर गेमिंग उपकरण सस्ते बनाने की प्रतिस्पर्धा में देश के प्रथम और एकमात्र सीम गेमिंग गियर निर्माता सिम फोर्ज इंजीनियरिंग के स्वामी यानी कि इसके जो मालिक है निरंजन ओवल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोट कीजिएगा, इस पुरस्कार का नाम है यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022। इस पुरस्कार से अभी हाल ही में निरंजन ओवल को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं, ये जो बैनर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक नई सीरीज की शुरुआत हुई है करंट अफेयर्स टेस्ट की। ये तीसरा वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। ये बिल्कुल आपको टेस्ट वाली फील देगा। चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट के तहत आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑलरेडी ये 3 पार्ट में आ चुका है जहाँ पर आपको प्रश्न और आंसर देखने को मिलता है। आप चाहें तो यहाँ से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। हूबहू आपको ये टेस्ट वाली फील देगा। यहाँ पर टाइमर भी लगा होता है जिससे आप तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाते हैं। और इसका PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है, एकदम से निःशुल्क होता है। और टेलीग्राम चैनल पर जो PDF जाता है इसका करंट अफेयर्स टेस्ट का, वहाँ पर सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण भी होता है जिससे आप वहाँ पर रिवाइज भी कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को भी आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं यहाँ पर अगले 12वें प्रश्न पे। हालांकि ये वीडियो और PDF जो है ये आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ये निःशुल्क ही है। यहाँ पे 12वां प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है या फिर DX 2022 पुरस्कार जीता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटका बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के एक प्रश्न की ओर। ये प्रश्न की बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन हुआ है। आप कमेंट करके बताइए कि इन सारे विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑलरेडी सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जो बातें मैंने आपको 68वीं बीपीएससी के बारे में बताया, आप लोग चाहें तो कोर्स को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।